मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी असंतुलन एवं इसके घटक यानी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो अनेक समाजशास्त्रियों, भौगोलिक शास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों के अनुसार इस प्रकार से है। असंतुलन अथवा प्रदूषण का अर्थ है उपयोग के अयोग्य होना। जो तत्व किसी वस्तु को दूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। यथा गंगा जल शुद्ध होता है, किंतु उसमें अनेक प्रदूषण जैसे कूड़ा कचरा, गंदा पानी मिल जाता है तो गंगा जल को दूषित बना देता है। उसी भांति हमारे पर्यावरण में भी अनेक प्रदूषण विद्यमान हैं जो उसके विभिन्न घटकों को प्रभावित करते हैं। विश्व में एक प्राकृतिक संतुलन होता है जिसके अंग मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, धरती एवं जल है। जब किसी भी अंग में प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिस्थिति के असंतुलन का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है। परिस्थिति की असंतुलन का कारण पर्यावरण प्रदूषण है। अतः पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानना अति आवश्यक है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। परिस्थिति की असंतुलन का कारण प्रदूषण है, अतः पर्यावरण को जानना यहाँ अति आवश्यक हो जाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति परि प्लस आ प्लस ब्रह प्लस ल्यूट से हुई है। परिहित आवरणोति इति पर्यावरणम, वह अवधारणा जो हमें आच्छादित करे या जीवन को प्रभावित करे, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वान एर्नेस्ट हैकेल ने 19वीं शताब्दी में किया था। पर्यावरण शब्द जर्मन के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है और अनेक विद्वानों ने पर्यावरण को परिभाषित भी किया है। वुडवर्थ ने बताया है कि वे समस्त तत्व जो व्यक्ति के जीवन की शुरुआत को प्रभावित करते हैं पर्यावरण का भाग है। जिन्स के अतिरिक्त मनुष्य को प्रभावित करने वाले सभी तत्व पर्यावरण कहलाते हैं। डगलस ने बताया है कि वे सभी बृहत् तत्व जो व्यक्ति के विकास, वृद्धि, परिपक्वता, व्यवहार, स्वभाव एवं जीवन को प्रभावित करते हैं पर्यावरण है। आज संपूर्ण विश्व इस पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय असंतुलन से ग्रस्त है। उसका कारण मानव की घोर भौतिकवादी प्रकृति, औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का कृत्रिम दोहन, उपभोक्तावादी संस्कृति है। क्योंकि प्रकृति को एक वस्तु मानकर उसका अधिकतम शोषण किया जा रहा है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण प्रकृति के न्यूनतम दोहन पर आधारित है। अतः पर्यावरण के घटक पर्यावरण अथवा परिस्थिति के मुख्य रूप से 4 घटक माने गए हैं जो इस प्रकार से हैं। और फर्स्ट पॉइंट है परिस्थिति घटक का समहीर परिस्थितिकी। परिस्थितिकी असंतुलन एवं इसके घटक, इसका फर्स्ट पॉइंट है समहीर परिस्थितिकी यानी एयर इकोलॉजी, जो इस प्रकार से है। वायु हमारे जीवन व स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद मानी जाती है। चिकित्सा विज्ञान तक आबोहवा परिवर्तन को महत्व देता है, क्योंकि मात्र वायु से ही असाध्य रोगों का निवारण हो जाता है। हमारे संस्कृत वांग में ऋग्वेद में इसे मरुत देवता कहा और उसकी आराधना की गई है। ओम वाले अभातु बेहदर से सुबह भयो यूनो हदे प्रणय आयुर्यसी तारिश दे, अर्थात वायु हमें औषध प्रदान करे जो हमारे हृदय में शांति कारक एवं आरोग्य कारक हो और हमारी आयु को बढ़ावे।
वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ का विधान बताया है, क्योंकि यज्ञ से निकला हुआ धुआं समस्त ब्रह्मांड के पर्यावरण को शुद्ध कर देता है। न केवल यज्ञ की आहुति बल्कि उसके साथ साथ किए गए मंत्रों के स्वर वायुमंडल में पहुंचते हैं और उनकी स्वर लहरों से अल्ट्रासोनिक व वेव ट्रीटमेंट अर्थात रोगों की चिकित्सा भी संभव होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जीवन पर्यंत विशुद्ध संस्कार भी यज्ञ के द्वारा ही किए जाते हैं। जो सौर ऊर्जा है, वेदों में वही सूर्य देवता के रूप में है, अतः वायु ही संप्रेषण का एकमात्र शुद्ध साधन है। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन का आधार है। अनेक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार एक व्यक्ति दिन भर में औसतन 20,000 बार श्वास लेता है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन मानव जीवों एवं पेड़ पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होती है, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। शुद्ध वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एवं 0.78% वाष्प जल तथा अन्य गैसें विद्यमान होती हैं। श्वास क्रिया में जीव वायु में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। किंतु अनेक कारणों से वायु परिस्थिति में असंतुलन भी आ जाता है, जैसे व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किया गया धूम्रपान, औद्योगिक केंद्रों, उर्वरक उद्योग, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटाश के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के कारण वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। शहरों में चलने वाले असंख्य वाहन भी मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसी विषैली गैस व एसिड वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में हथियारों का प्रयोग, भोपाल गैस कांड, ईरान अफगानिस्तान युद्ध से पहला भयंकर वायु प्रदूषण, अविस्मरणीय दुर्घटनाएं देखने को मिली थी। वायु प्रदूषण से अनिद्रा, आंखों में जलन, त्वचा रोग, मानसिक थकावट, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में वृद्धि हो जाती है। सेकंड पॉइंट है जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। परिस्थितिकी का दूसरा तत्व है जल। वैदिक वाङ्मय में मानव जीवन के संरक्षण के लिए जल की अनिवार्यता है को महत्वपूर्ण माना गया है कि आपो वे प्राणा यानी इस प्रकार बताया गया कि जल ही जीवन है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जल अमृत है, जल में औषधि है, जल की प्रशंसा से उत्साह प्राप्त होता है। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि आपो हिष्टा मयो भुवै तहाने ऊर्जा देता तन्हे, अर्थात हे जल हमें सुख दे, सुख भोग के लिए बड़ा करे तथा दृढ़ करे। ब्रह्मपुराण में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए निर्देश दिया गया है कि गंगा में कचरा डालना तो दूर, उसमें दातुन करना, स्नान के पश्चात भीगी धोती निचोड़ना आदि पर भी निषेध है। कितना वैज्ञानिक तथ्य है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। अच्छे खेत में अनावृष्टि से पर्यावरण नष्ट हो सकता है, वहीं अतिवृष्टि मानव पशु पक्षी जगत को व्यथित कर सकती है। इसलिए वैदिक साहित्य में ये स्पष्ट कहा गया है कि जल की महत्ता सर्वविदित है। पीने, भोजन, मकान आदि के साथ साथ अनेक कल कारखाने, वाष्प इंजन, विद्युत का उत्पादन, वातानुकूलित यंत्रों, दमकलों आदि के लिए जल की प्राथमिक आवश्यकता होती है। जल प्रदूषण भी अनेक प्रकार से उसमें प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जल प्रदूषण में नहाने धोने के जो कपड़े हैं या कपड़े धोने या बर्तन साफ करने या अनचाहे स्थानों पर मलमूत्र जो विसर्जित किया जाता है वो सीवरेज नालियों या शुद्ध जल में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यानी वो जल प्रदूषित हो जाता है। जिसके कारण जल प्रदूषण से अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लोराइड से दांत पीले पड़ जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, शीशों से लेड
से जिगर तथा गुर्दे खराब हो जाते हैं एवं हीमोग्लोबिन की कमी भी आ जाती है एवं मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है और कई बार सुनने में भी कठिनाई आती है। अनेक प्रकार की यानी बीमारी या रोग बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है वनस्पति एवं पशु पक्षी पारिस्थितिकी यानी वेजिटेबल एंड एनिमल इकोलॉजी। परिस्थिति का तीसरा घटक वनस्पति है। हमारी संस्कृति में वृक्षों के प्रति अगाध प्रेम रहा है। हरे वृक्षों को काटना अति निकृष्ट कार्य माना गया है। वृक्ष उपयोगिता तो मत्स्य पुराण में इस हद तक वर्णित की गई है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब तथा 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र तथा 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। आयुर्वेद में पेड़ पौधों को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनमें जीवन होता है, अतः उन्हें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में अनेक उदाहरणों से स्पष्ट हो चुका है, किंतु आज मानवीय हस्तक्षेप ने अनेक महत्वपूर्ण वनस्पतियों को लुप्त कर दिया गया है। करीब 20,000 प्रजातियां आज विभिन्न कारणों से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। ये स्थिति पशु पक्षियों में भी देखने को मिलती है। हमारे देश में 45,000 विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें 3,000 संकटग्रस्त घोषित भी हो चुकी हैं। कीट पतंगे 80,000, मछलियां 23,000, पक्षी 8,600, सरीसृप 7,700, स्तनधारी 4,200, उभयचर 3,000 तथा कुछ हजार सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आज इनके विलुप्तीकरण का खतरा बढ़ गया है, जिसका प्रमुख कारण है प्रायोगिक कार्यों के लिए इनका व्यापारिक दोहन किया जा रहा है। भारतीय चंदन के पेड़ों की तस्करी भी की जाती है और विशाल पैमाने पर जीवों के विलुप्तीकरण का कारण उनके आवास स्थलों का विनाश माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि पारिस्थितिकी यानी सोशल इकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 ध्वनि पारिस्थितिकी यानी साउंड इकोलॉजी। जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय लगे और जो सामान्य से ऊंची आवाज में हमारे कानों में टकराए वह शोर कहलाता है और शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। यातायात के साधन, औद्योगिकरण, लाउड स्पीकर आदि से निकली तीव्र ध्वनि के अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं, जिससे बहरापन हो जाता है, दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, मनुष्य की योग्यता का ह्रास और गर्भवती महिलाओं व गर्भस्थ शिशुओं पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन सब प्रदूषणों के कारण न केवल मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है, बल्कि पारिस्थितिकी असंतुलन भी व्याप्त होता जा रहा है। अनियंत्रित शोषण से प्रकृति और पर्यावरण में समरसता समाप्त हो गई है और होती जा रही है और परिणाम स्वरूप पर्यावरण से सभी स्तरों पर की गई छेड़छाड़ से बाढ़, भूकंप, जलवायु में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में छिद्र, लुप्त होते पेड़ पौधे, वनस्पति व जीव जंतु, प्रदूषित जल, पारिस्थितिक सभ्यता का ह्रास अनेक रूपों में परिलक्षित होता जा रहा है, जो हम देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है सामाजिक पारिस्थितिकी। केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी ही नहीं बल्कि सामाजिक पारिस्थितिकी भी मानवता के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज, राज्य सभी का यह सह अस्तित्व मानवता को बनाने में महत्व रखता है, क्योंकि आज हमने आर्थिक वृद्धि को ही आर्थिक विकास का पर्याय मान लिया है। लेकिन आर्थिक वृद्धि भौतिक उत्पादन, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि तक ही सीमित है, जबकि आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की समझ, संसाधनों की क्षतिपूर्ति की सोच आदि अनेक पहलू सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल में आर्थिक वृद्धि को ही आर्थिक विकास मानना है। नई औद्योगिक एवं आधुनिक औद्योगिकरण के कारण जीवन स्तर में बदलाव से दैनिक आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सुख की असीम चाह की संतुष्टि का भार अंततः प्रकृति पर ही पड़ता जा रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को यानी बम परीक्षणों की प्रस्तुति से भी मानव की विकसित बौद्धिक क्षमता का परिणाम है, जो वैदिक दृष्टि से अत्यंत हानिकारक माना जाता है। दूसरी ओर
जनसंख्या वृद्धि भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश की जनसंख्या यानी 1 अरब से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे कि पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में परिस्थिति के संतुलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।